हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑन एमएनपी इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग केवल लॉजिक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। किसी तरह का रूल और रट्टा बिल्कुल हम लोग अवॉइड करते हैं। आज जिस कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है लर्नर्स को अक्सर इनके यूज को अप्लाई करने में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और ये है नीड और डेयर। अगर मैं नीड और डेयर की मीनिंग की बात करूं तो नीड का यूज हम तब करते हैं जब हमें नेसेसिटी को शो करना हो, और डेयर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन के करेज को शो करना है। खैर ये बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। ज़्यादा मायने रखती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीड और डेयर के ऊपर, वो है फंक्शन ऑफ नीड एंड डेयर। तो सबसे जरूरी बात जो आपको पहले समझ लेना है नीड और डेयर के फंक्शन को समझने के लिए कि नीड और डेयर जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेमी मॉडल। इनको हम कह लेते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब समझने पहले आप समझ लो कि मॉडल क्या है। मॉडल का मतलब हम ग्रामर में अगर कहें, ग्रामर के टर्म में, तो मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, सेमी मॉडल का मतलब क्या समझे हम? सेमी मॉडल का मतलब है ऐसे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं, उन्हें हम कह लेते हैं सेमी मॉडल। जनरल वर्ब जो मॉडल होते हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन नीड डेयर जब भी यूज होते हैं ये हमेशा लर्नर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना रहता है कि इनके फंक्शन में ये कब हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब है, और यही कंफ्यूजन उनसे क्वेश्चन गलत हो जाने का एक रीजन भी बन जाता है। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कशन को स्टार्ट करें इसके पहले एक तो बातें हमें नीड और डेयर के यूज समझने के लिए जरूरी है, जो कि हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है। हमें जनरली एकेडमिक जो क्लासेज होते हैं 6, 7, 8 तो वहां पे ही ये बातें समझा दी जाती हैं। जनरली अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में काफी हेल्प करती हैं। हम जानते हैं कि जनरली जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का होना कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी दिए होते, सीधे मेन वर्ब दिए होते हैं। और जो दूसरे होते हैं टेंस इंडेफिनिट के अलावा उसमें हेल्पिंग वर्ब भी दिया होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तब भी अफर्मेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करना हो तो बहुत ही आसान होता है इसको नेगेटिव में चेंज करना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब के पहले जैसे ही हम नॉट का यूज कर देते हैं फिर ये सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। यानी केवल नॉट को मेन वर्ब के पहले लिख देने से ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तो इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के पोजीशन को एक दूसरे से रिप्लेस कर देना होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना होगा और सब्जेक्ट को पीछे। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। बस ये छोटी सी बात हमें नीड और डेयर के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको समझने में हमें काफी हेल्प कर सकती है। अगर हमें नीड और डेयर के लिए कुछ समझना है तो इसके पहले कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको समझा देना चाहूं, ताकि आपको नीड और डेयर के लिए एक सही प्लेटफॉर्म पहले से ही बना दूं। मैं एक सेंटेंस कह दूं, ही wants my books। यहां आप देख रहे हैं wants जो है ये मेन वर्ब है। he wants, what does he want, वो क्या चाहता है। तो हम जानते हैं किसी वर्ब के बाद what या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ड का रिप्लाई है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने वाला कोई भी वर्ड, फ्रेज या क्लॉज नाउन होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। अच्छा, एक सेंटेंस में और लिखता हूं, ही वॉन्ट्स टू डांस।
अगर मैं तो ही वॉन्ट्स टू डांस, तो यहां देख रहे हैं कि वॉन्ट्स मेन वर्ब है और इस वॉन्ट्स के लिए जैसे ऑब्जेक्ट माई बुक्स था वैसे टू डांस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ही वॉन्ट्स, व्हाट डज ही वॉन्ट? टू डांस। तो ये टू डांस ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज जो आप देख पा रहे होंगे, टू डांस जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और टू के साथ इसका वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा यूज है। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, खासतौर पे ये टू प्लस वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इन्फिनेटिव जो होते हैं या कोई भी नॉन फिनेटिव जो होता है, नॉन फाइनाइट होता है, वो सेंटेंस में कभी भी यूज होता है तो मेन वर्ब नहीं हो सकता है। अगर वो मेन वर्ब के बाद आया है और व्हाट होम का रिप्लाई है तो उस वर्ब के लिए, उस मेन वर्ब के लिए वो नॉन फाइनाइट जो होते हैं ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसके लिए व्हाट का रिप्लाई है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ये बातें हम समझ पाए तो आगे नीड और डेयर पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक सेंटेंस है, माय फ्रेंड, या मैं लिख दूं दे नीड नॉट, दे डू नॉट नीड गो देयर, दे डू नॉट नीड गो देयर। जैसा कि हमने आगे अगर ऊपर देख लें आप एक बार, तो हमने लिखा है कि नॉट जब भी यूज होता है मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ जो नॉट है वो नीड के पहले यूज हुआ है और डू के बाद यूज हुआ है। अगर डू के बाद यूज हुआ है नीड के पहले, तो इसका मतलब मेन वर्ब के पहले ही यूज होता है, तो मेन वर्ब के पहले यूज हो गया और ये डू हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में नीड मेन वर्ब हो गया है। जब हम मेन वर्ब लिख देते हैं तो मेन वर्ब के बाद फिर अगर कोई वर्ब लिखना हो, तो अगर मेन वर्ब के बाद हम दूसरा वर्ब लिख सकते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकता है और ये मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुका है। तो जब मेन वर्ब हम लिख चुके हैं तो आगे के वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि इस नीड वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको इन्फिनेटिव बना देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दे डू नॉट नीड टू गो देयर। ये जो टू गो है इस नीड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा, एक सेंटेंस में और लिख देता हूं। सेंटेंस है दे नीड नॉट टू गो देयर। अगर मैं लिख दूं दे नीड नॉट टू गो देयर, तो आप देख रहे हैं कि नॉट का यूज हमने टू गो के पहले कर दिया है और नॉट के पहले नीड आया है। तो हम ऊपर जैसा कि बार बार जान रहे हैं कि नॉट मेन वर्ब के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये नॉट मेन वर्ब के पहले आना चाहिए, तो इसको तो मेन वर्ब होना चाहिए। अच्छा, मेन वर्ब को हम इन्फिनेटिव तो लिख नहीं सकते हैं, तब तो ये गलत है, क्योंकि सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद हमें कोई वर्ब अगर लिखना हो तब उसको हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं, नॉन फाइनाइट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ तो खुद मेन वर्ब की जरूरत है, अब मेन वर्ब के में तुम टू का यूज करते नहीं है, इसलिए इस टू का यूज यहाँ पे गलत हो गया। एक सेंटेंस इसी तरह से हम और देख लेते हैं। मैं कह दूं दे डेयर नॉट आस्क, they dare not to ask any question। अगर मैं लिख दूं they dare not to ask any question, तो आप देख रहे हो कि not आया है to ask के पहले और dare not के पहले आया है, तो not के पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद हमें मेन वर्ब की जरूरत है। और मेन वर्ब के लिए हमें तो नॉन फाइनाइट लिख रहे थे, जब मेन वर्ब के बाद हमें कोई वर्ब लिखना है तब उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन यहाँ तो इसको मेन वर्ब की जरूरत है, तो मेन वर्ब के लिए ये टू का यूज गलत हो गया है। अच्छा, एक बात आप सब लोग जानते होंगे कि नीड और डेयर जब भी हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने का मतलब क्या है कि ये मॉडल की तरह यूज हो रहे हैं। अच्छा, जब ये मॉडल की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं तो नीड और डेयर या कोई भी मॉडल हो, तो मॉडल के बाद जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म कुछ है। जैसे एक वर्ब मैं लिख दूं गो, तो ये गो बेस फॉर्म है। अगर इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना हो तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो और गोज, सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग। तो ये जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, इसी बेस फॉर्म को चेंज करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म लिख दिए जाते हैं। तो कई लोग इस फर्स्ट फॉर्म को और बेस फॉर्म को एक मान के बैठते हैं, जबकि फर्स्ट फॉर्म जब भी लिखा जाएगा उसमें एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। लेकिन जब किसी वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाएगा तो बेस फॉर्म किसी भी वर्ब का केवल एक ही होता है। जैसे मैं कह दूं ही कैन
गो का हमें कोई फॉर्म लिखना है, गो लिखें, गोज लिखें या वेंट लिखें। तो आप जान रहे हैं कैन मॉडल है, मॉडल के बाद हमें बेस फॉर्म चाहिए और बेस फॉर्म किसी वर्ब का एक ही होता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ही रहा होता और इसके साथ मुझे गो का कोई फॉर्म यूज करना होता, अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना चाहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म गो भी हो सकता है, गोज भी हो सकता है, तो ही के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा गोज। लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ ही ना होकर के दे रहा होता तब हमें गोज नहीं फिर गो लिखना होता। यानी फर्स्ट फॉर्म जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल कम से कम दो जरूर होते हैं, लेकिन बेस फॉर्म किसी वर्ब का एक ही होता है। तो इसी तरह से डेयर और नीड जब भी यूज करेंगे, जब ये मॉडल की तरह यूज होंगे तो ये मॉडल होंगे, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म में होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी मेन वर्ब आ चुका है, मेन वर्ब के बाद फिर कोई वर्ब लिखना होगा तो उसे हमें नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव फॉर्म में लिख देना होगा। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो हमें नीड और डेयर को लेकर के अक्सर समझ लेना होता है। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं इससे मिलते जुलते, ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो सके। एक सेंटेंस है, डू दे नीड टू गो देयर, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अच्छा, इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या है, मेन वर्ब, तो इसका मतलब ये नीड मेन वर्ब हो चुका है। तो मेन वर्ब के बाद अगर हमें फिर कोई वर्ब लिखना होगा तो मेन वर्ब के बाद जो वर्ब लिखेंगे वो नॉन फाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव फॉर्म लीजिए, ये सही हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, अगर मैं कह दूं नीड दे टू गो देयर, तो आप यहां देख रहे हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क लगा, तो मतलब इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरुआत जिससे होती है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब जरूरत होती है और मेन वर्ब को तो नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखते नहीं है, तो यहाँ पे टू को हमें हटाना पड़ेगा। हम सब लोग जानते हैं जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नीड, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब की तरफ जब भी यूज होगा तो इसका मतलब ये मॉडल ही होगा। तो अगर ये मॉडल है तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होना चाहिए, और मेन वर्ब बिना टू के लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हम नीड और डेयर के ऊपर जो भी क्वेश्चन हो पाते हैं वो अक्सर एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं। और ये अगर हम थोड़ा सा केवल ये जो बेसिक फंक्शन है ये जान ले तो नीड और डेयर के ऊपर क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं। आई होप ये आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।